Hello, my dear friends. Today, I, Sonu Kasana, going to explain you the chapter The French Revolution, Francisi Kranti. Okay, let's start. On the morning of 14 July 1789, 14 जुलाई 1789 की सुबह द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। जो पेरिस शहर था वो एक अलार्म की स्थिति में था। अलार्म मतलब खतरे के निशान पर था, खतरे की स्थिति में था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। सम्राट ने, राजा ने जो ट्रूप्स थे, मतलब जो उसकी सेना की टुकड़ियां थी, उन्हें शहर में प्रवेश करने के लिए कह दिया। रूमर्स स्प्रेड, और इस तरह की रूमर्स यानी कि खबरें फैल गई दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स, कि वह जल्द ही सिटीजन्स यानी नागरिकों के ऊपर फायर खोलने का यानी कि फायर करने का आदेश दे देगा। सम 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। कुछ 7,000 औरतें और मर्द यानी पुरुष इकट्ठा हो गए टाउन हॉल के सामने। एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिटिया, और उन्होंने लोगों की सेना बनाने का निर्णय लिया। ठीक है। दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स, और वो कुछ सरकारी बिल्डिंगों के अंदर घुस गए एक हथियारों की खोज में, मतलब वो हथियार सर्च करना चाहते थे, इसलिए वो उसमें घुस गए। फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल, कुछ 100 लोग, मतलब कुछ 100 यानी ऐसे 200 300 ऐसे कुछ 100 लोगों का समूह मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, पूर्वी हिस्से की तरफ, जो शहर का पूर्वी हिस्सा था उसकी तरफ उन्होंने मार्च किया, यानी पैदल यात्रा की, चले। एंड स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेसाइल, और जो बेसाइल की जो जेल थी उसको जड़ से उखाड़ दिया, उसकी जड़ें उखाड़ दी। वेयर दे होप्ड टू फाइंड होर्डेड एमुनिशन, जहाँ पे उन्हें काफ़ी मात्रा में हथियार मिलने की संभावना थी, बारूद, गोला बारूद या हथियार मिलने की संभावना थी, है ना। इन द आर्म्ड फाइट, क्योंकि आर्म्ड फाइट में, आर्म्ड मतलब सशस्त्र विद्रोह में, सशस्त्र लड़ाई में, दैट फॉलोड, जो कि बाद में हुई, है ना। जब उन्होंने जेल को उखाड़ा, मतलब जेल को तोड़ फोड़ दिया, तो वहाँ पर सशस्त्र लड़ाई हुई, मतलब गोलियाँ चली एक दूसरे के ऊपर। द कमांडर ऑफ बेसाइल, जो बेसाइल का कमांडर था, वाज किल्ड, वो मारा गया। एंड द प्रिजनर्स रिलीज, और जो प्रिजनर्स थे वहाँ पे, जो कैदी थे, उनको रिलीज कर लिया गया, छुटा दिया गया। दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, क्योंकि वहाँ वैसे तो वहाँ केवल 7 ही थे, ज़्यादा प्रिजनर्स वहाँ पे नहीं थे, 7 ही थे। येट द बेसाइल वॉज हेटेड बाय ऑल, लेकिन बेसाइल जो थी वो सब के द्वारा घृणा किया जाता था उसके ऊपर, सब उससे घृणा करते थे बेसाइल से। बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि ये राजा के डेस्पोटिक पावर को शो करता था, राजा के जो निरंकुश शासन था, मतलब उस अकेले की जो मनमानी वहाँ पर चलती थी, उसका वो चिन्ह माना जाता था बेसाइल। द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिश्ड, जो फोर्ट्रेस था उसे डेमोलिश कर दिया गया, बिल्कुल नाबूद कर दिया गया, विनाश कर दिया गया उसका। एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज हु विश्ड टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, और उसकी जो भी निशानियाँ थी, जो भी उसके टुकड़े पुर्जे थे, उन्हें उन लोगों को बेच दिया गया जो उसे उसकी मतलब आप पहचान मान लो या निशानी के तौर पर रखना चाहते थे उसके सामानों को, उन्हें दे दिया गया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कहानी को। द डेज दैट फॉलोड सा मोर रेसनिंग बोथ इन द पेरिस एंड द कंट्री साइड, और जो अगले दिन थे, मतलब इस दिन के बाद के जो दिन थे, उन दिनों में ज़्यादा दंगे हुए, है ना, पेरिस में भी, और जो कंट्री साइड यानी गांव के जो क्षेत्र थे उनमें भी, गांवों में और पेरिस शहर में भी ज़्यादा दंगे होना शुरू हो गए। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, ज़्यादातर लोग जो रोटी के ऊंचे दाम हो गए थे, मतलब खाने की जो चीज़ें थी उनके जो दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, उसके खिलाफ ज़्यादातर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। मच लेटर, काफ़ी बाद में, व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक, जब हिस्टोरियंस ने
मतलब इस चीज़ को समझने की कोशिश की। लुक बैक का मतलब होता है किसी चीज़ को मुड़ करके देखना। अपॉन दिस टाइम, इस समय पर, दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ ए चैन ऑफ इवेंट्स, उन्होंने इसे देखा एक इवेंट्स की चैन के रूप में, यानी श्रृंखला के रूप में, घटनाक्रमों के रूप में, दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, जिसकी वजह से ही एग्जीक्यूशन हुआ राजा का फ्रांस से, यानी फ्रांस में जो राजा को जो गद्दी से हटाया गया इसी क्रम में वो हटा। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, लेकिन ज़्यादातर लोग ना इस चीज़ का आउटकम का अनुमान उस समय नहीं लगा पा रहे थे। मतलब किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी, इस रिजल्ट की, इस परिणाम की उम्मीद किसी को उस समय नहीं थी। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, कैसे और क्यों ये हुआ, आइए इसे समझ लेते हैं, ये कैसे और क्यों हुआ। ठीक है, ये देख, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेसाइल हो रहा है, मतलब जो बेसाइल की जो जेल थी उसको यहाँ पे ध्वस्त किया जा रहा था। ठीक है, ये देख रहे हैं आप इसमें पिक्चर में, यू कैन सी क्लियरली आर्म्स, हथियारबंद लोग हैं। ठीक है, चलिए मूव ऑन। द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, जो फ्रांसीसी समाज था 18वीं शताब्दी के अंत, मतलब आखिर में, लास्ट में। इन 1774, 1774 में लुइस 16th ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग एसेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। लुई 16वें जो बार्बन फैमिली के राजा थे वो गद्दी पर बैठे, एसेंडेड हुए। ही वॉज 20 years old एंड मैरिड टू ऑस्ट्रिनिया, उन्होंने वो 20 साल के थे और उनकी शादी जो है ऑस्ट्रियान नाम की राजकुमारी से हुई, है ना, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिया, सॉरी एक सेकेंड, ऑस्ट्रियन प्रिंसी मैरी एंटोनियाटे, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मैरी एंटोनियाटे, उनके साथ उनका विवाह हुआ। अपॉन हिज एसेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर, जब वो गद्दी पर बैठे तो उन्हें जो देश का जो कोषागार था, मतलब जिसमें पैसा होता है, वो ट्रेजरी उन्हें खाली मिली, है ना, खजाना उन्हें खाली मिला। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, क्योंकि लंबे समय तक युद्ध चलता रहा फ्रांस में, इसलिए वहाँ के जो फाइनेंशियल रिसोर्स थे, फाइनेंशियल मतलब जो फ्रांस के जो पैसे से संबंधित स्रोत थे, जहाँ से पैसा आता था, वो सब ड्रेन्ड हो चुके थे। ड्रेन का मतलब वहाँ से वो सब सूख चुके थे, खाली हो चुके थे। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द इमेंस प्लेस ऑफ वर्साइल, और जो वर्साइल का जो महल था उसके देखरेख में उसको, उसकी साजो सज्जा में काफ़ी सारा पैसा खर्च होता था। ठीक है, वो एक्स्ट्रावेजेंट मतलब वो बिना वजह की फिजूल खर्ची थी। ठीक है, अंडर लुइस 16th फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। जब लुइस 16वें बैठे तो फ्रांस ने अमेरिका की 16 कॉलोनियों को स्वतंत्र होने में साथ दिया। फ्रॉम द कॉमन एनिमी, जो कि कॉमन एनिमी था, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों का हो, यानी कि फ्रांस का और अमेरिका का दोनों का दुश्मन था कौन, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से आज़ाद कराने में 13 जो कॉलोनियाँ थी उनकी, उसमें उन्होंने उनका साथ दिया। द वार एडेड मोर देन ए बिलियन लिवर्स, युद्ध से और 1 बिलियन लिवर्स का कर्ज ऐड हो गया टू ए दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लियर्स, जो पहले ही 2 बिलियन लियर्स से ऊपर हो चुका था। मतलब फ्रांस के ऊपर जो है कर्ज बढ़ गया। लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, और जो लैंडर्स थे, मतलब जो पैसा देने वाले थे, जो देश को पैसा दे रहे थे, नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स, उन्होंने 10% लेना शुरू कर दिया। मतलब वो लोन का मतलब लोन पे जो चार्ज करते थे वो 10% करते थे, मतलब 100 रुपीज़ पर 10 रुपीज़। सो द फ्रांस गवर्नमेंट वाज ओब्लाइड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। अब क्या था, जो फ्रांस की जो सरकार थी, उन्हें अपना जो बढ़े हुए ब्याज दरें थी, उन्हें पूरा करने के लिए अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा
इसी में देना पड़ता था। टू मीट्स इस रेगुलर एक्सपेंसेस, और जो उनके रोज के खर्चे थे, जो उनके रोजाना के खर्चे थे, सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, जैसे आर्मी का रख रखाव के लिए, द कोर्ट के रख रखाव के लिए, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस और सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए, और यूनिवर्सिटीज़ या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए। द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। तो किसी देश के पास, किसी के पास क्या एक विकल्प बचता है कि वो टैक्सेस को बढ़ा दे। सारी दुनिया में यही पॉलिसी अपनाई जाती है कि जो खर्च बढ़ जाते हैं वो गरीब आदमी से टैक्सेस के रूप में लिए जाते हैं। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सुफाइड। हालांकि इस बात से भी मतलब ये इनफ नहीं था, है ना, ये काम करना भी इनफ नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू द स्टेट्स। जो फ्रेंच सोसाइटी थी 18वीं शताब्दी में, वो स्टेट्स में यानी कि लेवल्स में बटी हुई थी। एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस, और केवल तीसरी जो लेवल थी उसी के लोग टैक्सेस देते थे, जिसमें गरीब लोग और इस तरह के लोग आते थे केवल। क्योंकि जो पहली स्टेट थी उसमें पादरी यानी कि जिन्हें हम फादर वगैरह कहते हैं वो आते थे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे देख लीजिए अब। फर्स्ट में आपकी क्लर्जी यानी जो पादरी होते थे वो आते हैं, जो चर्च का रख रखाव करते थे। सेकंड स्टेट में आपके नोबेलिटी यानी जो कुलीन वर्ग था, जो सभ्य वर्ग कहलाता था, जो धनी मतलब अच्छे स्कॉलर्स लोग थे, वो आते थे उसमें। और थर्ड स्टेट जो कि टैक्स पे करती थी, उसमें ये लोग आते थे, बिग बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, व्यापारी, है ना, कोर्ट ऑफिशियल्स हो गए, कोर्ट के अधिकारी हो गए, लॉयर हो गए, और पीजेंट्स एंड आर्टिसंस हो गए यानी कि किसान और कलाकार, स्मॉल पीजेंट्स हो गए, छोटे किसान, लैंडलेस लेबर हो गए, बिना ज़मीन वाले मजदूर हो गए, सर्वेंट्स नौकर वगैरह हो गए। ठीक है, इस तरह के लोगों से टैक्स लिया जाता था। ठीक है, पहले दो जो स्टेट्स थे वो इस चीज़ से बचे हुए थे, है ना। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं। द सोसाइटी स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। सोसाइटी का जो द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल, ये फ्यूडल का हिस्सा था, फ्यूडल सिस्टम का हिस्सा था। दैट डेटेड बैक टू द मिडल एज, जो मध्य युग के समय की बातें हैं। द टर्म ओल्ड राइम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। ओल्ड राइम जो शब्द है ये 1789 के जो समय के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं वगैरह हैं उससे पहले के, उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आपको फिगर 2 तो आप मैंने दिखाई दी है ना, इसमें आप देख ही चुके हैं। तो कहता है सोज हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। ये फिगर 2 दिखाती है कि फ्रांस में समाज किस तरह से व्यवस्थित था, किस तरह से रहता था। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। जो किसान थे उनकी जो पॉपुलेशन थी पूरे हिस्से में वो 90% थी, यानी 90% थी। 90% मतलब अगर 100 पीपल अगर फ्रांस में टोटल रहते थे तो उनमें से 90 जो थे वो पीजेंट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट आपके आता है कि हाउएवर ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड। हालांकि उनमें से बहुत कम ऐसे थे जिस जमीन पर वो खेती करते थे वो उनकी खुद की थी। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाई द नोबल्स। 60% जमीन केवल नोबल्स में, जो हमने बताया था कुलीन वर्ग, उसमें आती है, उनके पास थी। द चर्च के पास थी। एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, और रिचर मेंबर्स थे, मतलब थोड़े धनिक लोग थे, जैसा हमने बताया था उसमें कोर्ट्स ऑफिशियल्स भी हैं और आपके लॉयर वगैरह भी। द मर्चेंट ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स, जो मेंबर्स थे फर्स्ट टू स्टेट्स के, दैट इज द क्लेर्जी पादरी एंड द नोबिलिटी और कुलीन वर्ग, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ। उन्हें कुछ पहले से ही कुछ मतलब अधिकार प्राप्त थे, है ना, जन्म से ही। द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जेप्शन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था कि एग्जेप्शन कि उन्हें छूट मिली हुई थी कि वो स्टेट को टैक्स पे ना करें, है ना, उन्हें टैक्स ना पे करने की छूट थी। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, और उन्हें और भी कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे, कुछ और उनके फ़ायदे थे उनके पास। दीज इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज, एक फ्यूडल ड्यूज थे जो विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, जो कि वो पीजेंट्स से एक्सट्रैक्ट करते थे, लेते थे। पीजेंट्स वर ओब्लाइड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड,
और जो पीजेंट्स थे वो ओब्लाइड थे, कृतज्ञ थे, टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, जो उनका मालिक था उन्हें सर्विस देने के लिए। किसी के बाप दादा ने अगर मान लो पैसे ले रखे थे तो उनके बेटे और उनके पोते भी उस कर्ज को अदा करते रहते थे, तो वो भी एक उसके रूप में आप कह सकते हैं कि प्रिविलेज मिलता था। जो लोग ऊपर की उसमें पैदा होते थे, क्लर्जी या नोबेलिटी में, तो उन्हें वो भी फ़ायदा मिलता था कि वो पैसा आ ही रहा है। टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, वो पैसे को कैसे चुकाते थे? घरों में और खेतों में काम करके। टू सर्व इन द आर्मी और टू द पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, या तो वो आर्मी में भर्ती होकर के उस पैसे को चुकाते थे, या जो सड़कें बनती थी उसमें अपनी सहभागिता का दे करके। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड थीथेस, और चर्च भी अपना अलग से टैक्स लगाती थी, चर्च को भी अलग से टैक्स देना पड़ता था जो कि किसान देते थे, जिसका नाम था थीसिस, ठीक है, थीथिस। एंड फाइनली, और आखिर में, ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, और स्टेट्स को भी मतलब देश को भी टैक्स पे करना होता था थर्ड स्टेट के लोगों को। दीज इंक्लूड ए डायरेक्ट टैक्स, इसमें एक डायरेक्ट टैक्स होता था कॉल्ड टाइले नाम के, एक सीधा टैक्स होता था, एंड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे। डायरेक्ट टैक्सेस को आप प्रत्यक्ष कर कहते हैं, प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर, बस इसमें अप्रत्यक्ष जुड़ जाता है। प्रत्यक्ष मतलब जो सीधा सीधा लगे, डायरेक्ट लगे, और अप्रत्यक्ष मतलब जो आपको दिखाई नहीं दे रहा देते हुए, लेकिन आपको वो पे करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे अभी हम समझाएंगे आपको, इसमें दो एग्जाम्पल हैं, जिसमें एक आपका हो गया साल्ट और दूसरा तंबाकू, मतलब नमक और तंबाकू जैसी जो रोजमर्रा की जिंदगी थी, है ना, विच वर लिव्ड ऑन आर्टिकल्स ऑफ द एवरी वर्ड, जो लगता था, लिव्ड मतलब लगाया जाता था, ऑन आर्टिकल्स, उन आर्टिकल्स पे, ऑफ एवरीडे कंजप्शन, जो रोज यूज में आते हैं, ऐसे जैसे साल्ट और तंबाकू। अब देखो, साल्ट खरीदने आप जाएंगे तो किसी को टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन वो टैक्स पहले से ही गवर्नमेंट को पे हो चुका होता है, आज भी, है ना। अब वो टैक्स पहले ही पे हो चुका है, जब कंपनी ने बना करके आपको बेचा है, उससे पहले ही कंपनी ने उस गवर्नमेंट को वो टैक्स दे दिया है। तो वो टैक्स लिया सीधा सीधा आप, मतलब लिया आपसे ही जा रहा है, बस सीधा नहीं लिया जा रहा, टैक्स के फॉर्म में नहीं लिया जा रहा, बस वो आपको सॉल्ट की वैल्यू है, सॉल्ट की प्राइस के रूप में लिया जा रहा है, ठीक है। द बर्डन ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट दो टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। अब जो पूरा बर्डन था सरकार की एक्टिविटीज़ का, वो पूरा का पूरा थर्ड स्टेट पर आता था, मतलब थर्ड स्टेट उसको क्या करती थी, थर्ड स्टेट को ही वो पूरा का पूरा पे करना पड़ता था, समझे, थर्ड स्टेट को ही पूरा का पूरा पे करना पड़ता था। ओके स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, धीरे धीरे करके हम इसे 3-4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।